14 फरवरी 2019 दोपहर के लगभग 3:15 जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क के दोनों ओर आम दिनों जैसी हलचल नहीं थी। जवान अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ थके हुए, कुछ चुप, कुछ खिड़की से बाहर देखते हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक एक तेज चमक हुई, कान फाड़ देने वाला धमाका, और फिर सन्नाटा। धुएं का घना बादल सड़क पर फैल गया। कुछ गाड़ियां हवा में उछल गईं, कुछ पलट गईं। आवाज इतनी जोरदार थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कुछ ही पलों में खबर फैल गई। भारत पर अब तक के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक हो चुका था। ये था पुलवामा अटैक। पूरे देश में शोक और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़ा। टीवी स्क्रीन पर जलती बुझती गाड़ियां दिख रही थीं, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे, और हर भारतीय के मन में एक ही बात घूम रही थी, ये कैसे हो गया। धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हुईं। हमले से कई हफ्ते पहले खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट्स थे कि कश्मीर में किसी बड़े हमले की तैयारी चल रही है। इन सूचनाओं में आत्मघाती हमले का जिक्र था, विस्फोटकों की आवाजाही का संकेत था, और ये चेतावनी भी कि निशाना सुरक्षा बलों का कोई बड़ा मूवमेंट हो सकता है। इन इनपुट्स में जिस संगठन का नाम बार बार सामने आया वो कोई नया नाम नहीं था, जैश-ए-मोहम्मद, और उसके पीछे खड़ा था मसूद अजहर। सवाल ये नहीं था कि चेतावनी थी या नहीं, सवाल ये था कि चेतावनी के बावजूद हमला क्यों नहीं रुका। जिस दिन हमला हुआ उस दिन काफिला असाधारण रूप से बड़ा था। हजारों जवान एक साथ सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। आमतौर पर इतने बड़े मूवमेंट के लिए हवाई मार्ग को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन उस समय सीमित संसाधन, छुट्टियों से लौट रहे जवानों का दबाव और समय की कमी, इन सब कारणों ने सड़क मार्ग को मजबूरी बना दिया। यही वो बिंदु था जहां एक छोटी सी चूक एक बड़ा जोखिम बन गई। आत्मघाती हमलावर कोई बाहरी चेहरा नहीं था, उसका नाम आदिल अहमद डार था, स्थानीय युवक। यही तथ्य इस हमले को और ज्यादा डरावना बनाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आतंकवाद केवल सीमा पार से घुसपैठ नहीं करता, वो समाज के भीतर भी पनप सकता है। आदिल का धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर झुकना, सुरक्षा बलों के साथ उसकी झड़पें, और फिर अचानक उसका गायब हो जाना, ये सब संकेत थे कि कुछ गलत दिशा में बढ़ रहा है। हमले में इस्तेमाल किया गया विस्फोट साधारण नहीं था। सैकड़ों किलो उच्च स्तरीय विस्फोटक। इतनी बड़ी मात्रा बिना संगठित नेटवर्क के संभव नहीं थी। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर उंगलियां उठी। भारत ने आरोप लगाया कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की भूमिका है। पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन घटनाओं का पैटर्न और पिछले रिकॉर्ड कई सवाल छोड़ गया। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, भारत को उकसाने का, उसकी आंतरिक सुरक्षा पर चोट करने का, और दुनिया का ध्यान खींचने का। और भारत की प्रतिक्रिया भी उसी स्तर की थी। कुछ ही दिनों बाद सीमा पार कार्रवाई हुई। विवरण सीमित थे, आधिकारिक बयान सावधानी से दिए गए, लेकिन ये साफ था कि भारत की सुरक्षा नीति में एक बदलाव आ चुका था। हमले के बाद देश ने आत्ममंथन किया। काफिला मूवमेंट के नियम बदले गए, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान को और मजबूत किया गया, और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई। लेकिन इन सुधारों की कीमत बहुत भारी थी, 40 शहीदों की कुर्बानी। आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या चेतावनियां और ज्यादा गंभीरता से ली जा सकती थी? क्या निर्णयों में जल्दबाजी थी? क्या पुलवामा को पूरी तरह रोका जा सकता था? इन सवालों के जवाब शायद आज भी उन फाइलों में बंद हैं जिन पर गोपनीय की मुहर लगी है। पुलवामा कोई बंद अध्याय नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली घटना है कि सुरक्षा केवल हथियारों और दीवारों से नहीं बनती, बल्कि सतर्कता, समन्वय और समय पर लिए गए फैसलों से बनती है। और जब इन सब में जरा सी भी चूक होती है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है।